जय हिंद टू ऑल, वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की जिसका नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये सबसे पहले आपका ऑफिशियल सिलेबस है। अगर इस ऑफिशियल सिलेबस को आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा आपको केवल दो चीजें पढ़नी, कॉसेस मतलब रीजन और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। अब कॉसेस में भी आपको चार कॉसेस पढ़ने, पॉलिटिकल, सोशियो रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री और एक इमीडिएट कॉस भी पढ़ना है। कॉन्सिक्वेंस में आपको पढ़ना है चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स और चेंजेस इन द आर्मी। अब आपको याद क्या करना है, आपको करना क्या है, केवल सबके चार चार पॉइंट याद कर लेने। केवल 4 पॉइंट से आपका काम 100% चल जाएगा। नहीं यकीन है तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईसीएसई 2025 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पूछा है। फर्स्ट के सेकंड में हमसे 3 सोशियो रिलीजियस कॉज पूछे और थर्ड वाले हमसे 4 मिलिट्री कॉज पूछे। और ये सेकंड क्वेश्चन आईसीएसई 2024 के एग्जामिनेशन पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 3 चेंजेस बताओ एडमिनिस्ट्रेशन में, कंपनी के रूल में क्या हुए थे। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको 3 पॉलिसीज बतानी है जो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में थी, फिर 4 चेंजेस बताने जो आर्मी में किए गए थे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आईसीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 पॉलिसीज बतानी जो ब्रिटिशर्स ने यूज की थी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। सेकंड में आपको बताना है 1857 के रिवोल्ट के 3 मिलिट्री कॉसेस और थर्ड में आपको बताना है 4 इकोनॉमिक कॉसेस। क्वेश्चन नंबर 4 आईसीएसई 2020 के एग्जामिनेशन पूछा गया क्वेश्चन है, 3 इकोनॉमिक कॉस्ट बताने हैं, 3 मिलिट्री कॉस्ट बताने हैं और 3 पॉलिटिकल कॉस्ट बताने हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपके आईसीएसई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 3 पॉलिटिकल कॉस्ट बताने हैं, फिर उसके बाद इमीडिएट कॉस्ट बताना है, फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आईसीएसई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे 3 पॉलिटिकल कॉस्ट बताने, 3 मिलिट्री कॉस्ट बताने और 4 इकोनॉमिक कॉस्ट बताने। नेक्स्ट ये सारे कॉस्ट एक जगह कलेक्ट कर दिए गए, मैं एक एक करके सारे पढ़ाऊंगा लेकिन आप कोई भी 4 याद कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में मेंशन ही है जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये तो कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन बाकी जो अदर कॉसेस है वो आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कॉस्ट से। पॉलिटिकल कॉस्ट में पहला है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ब्रिटिश ने अपनी जो टेरिटरी इंक्रीज की वो 4 तरीकों से इंक्रीज की। सबसे पहला आउटराइट वॉर्स, उन्होंने वॉर करके, जैसे सबसे पहले 1757 इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर से बंगाल, बिहार और ओडिशा गवर्नरशिप मिल गई। फिर उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर करके मैसूर को जीत लिया। फिर उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर करके पेशवा को हरा दिया, मराठा एक्वायर कर लिया। फिर एंग्लो सिख वॉर करके पंजाब को एनेक्स कर लिया। अब लोगों को हरा रहे हैं तो उनके मन में गुस्सा होगा, फिर यही गुस्सा एक दिन 1857 रिवोल्ट के रूप में फूट गया। बाई सब्सिडरी अलायंस पूछा जाता है किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। और फर्स्ट स्टेट जिसको सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अडॉप्ट किया गया था वो था हैदराबाद 1798 में। और इसमें होता क्या था, रूलर्स को ब्रिटिश को सुप्रीम पावर की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रूलर्स को ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ेगी, अपनी आर्मी हटा देनी पड़ेगी। रूलर्स को ब्रिटिश रेसिडेंट, एक ब्रिटिश आदमी अपने राज्य में रखना पड़ेगा और उनके सारे फॉरेन पॉलिसी खत्म हो जाएंगे। कोई भी फॉरेन पॉलिसी, कोई भी फॉरेन डिसीजन बोलेंगे तो ब्रिटिशर्स की हेल्प से लेंगे या ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर करेंगे। एक तरह से अल्टीमेटली पूरी तरीके से कंपनी का राज, बस दिखावे के लिए आपको राजा बना के बैठा दिया गया है। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी यही राज्य हड़प नीति ही थी। पूछा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी लाया था। इसमें था क्या कि अगर आपका कोई लड़का वारिस नहीं है तो आपका राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेगी। अच्छा, पहले गोद लेने की नीति चलती थी तो इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में उसको भी मना कर दिया गया था कि गोद दिया हुआ पुत्र नहीं चलेगा, असली बेटा ही होना चाहिए। और इसी की वजह से बहुत सारे राज्यों को जैसे सतारा, झांसी, इन सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और फिर वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट भी किया। ये सारी हरकतें वही हैं जिनकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिड मिसरूल। अब जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से नहीं कब्जा कर पाए, जैसे एक अवध के नवाब थे, उनके तो बहुत सारे बच्चे थे, फिर उनके राज्य को कब्जा करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नया तरीका लाया जिसको एलिड मिसरूल बोलते हैं, कि वो आरोप लगा देते थे कि आप अच्छे से रूल नहीं कर रहे हो तो हम आपके राज्य को हड़प रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था इनके राज्य को, अवध के राज्य को, तो सब सारे रूलर्स ने विरोध किया कि आप कैसे हड़प रहे हो, उनके तो बेटे भी हैं। तो मिसरूल का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने उनके राज्य को हड़प लिया था। अब इसकी वजह से भी राजाओं के बीच में, अरे यार ये तो बताओ सबको कैप्चर कर ले रहे हैं, 1857 के रिवोल्ट का ये भी रीजन बना। अब दूसरा पॉलिटिकल कॉज क्या है, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। इन्होंने बहादुर शाह से कहा अगर बहादुर शाह की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कोई भी बहादुर शाह का वारिस लाल किले में नहीं रह सकता। अगर बहादुर शाह की डेथ हो जाती है उसके बाद कोई राजा भी टाइटल नहीं रखेगा और बहादुर शाह के करेंसी, उनकी जो फोटो थी और नाम था वो भी इन्होंने हटा दिया। नेक्स्ट पॉलिटिकल रीजन, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब एंड रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहब को पेंशन को मना कर दिया गया था, नाना साहब का टाइटल हटा दिया गया था, साहब को पुणे से हटा के बिठूर भेज दिया था जो कानपुर के पास है। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई, उनके पति गंगाधर राव की मौत हो जाती है और उनका जो गोद लिया हुआ बेटा था वो था दामोदर राव। ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग गोद लिए हुए पुत्र की वैल्यू नहीं होती है, तो फिर ये रानी लक्ष्मीबाई का राज्य हड़प लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब रानी लक्ष्मीबाई का राज्य हड़प लेती है, फिर उसके बाद झांसी को एनेक्स कर लेती है, फिर उसके बाद एविक्शन एंड पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई को ऑर्डर देते हैं कि आप ये किला छोड़ दो और आपको 60,000 की छोटी सी पेंशन पे आपको रख दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉज है एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के पहले के जो रूलर्स होते थे वो इंडिया में रहते थे, इंडिया में ही पैसा लगाते थे, लेकिन ये रूलर्स ऐसे थे कि बाहर के थे, तो ये इंडिया का पैसा ड्रेन ऑफ वेल्थ करते थे, मतलब इंडिया का पैसा पूरा बाहर भेजते थे। लैक ऑफ लोकल वेलफेयर, इंडिया के वेलफेयर पे कोई ध्यान नहीं देते थे। इम्पर्सनल रूल्स
का मतलब है कि पॉलिसी वो लोग बनाते थे जो जिनको इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था। नेक्स्ट सोशियो रिलीजियस कॉसेस की बात करते हैं। पहला इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम। हालांकि कुछ उन्होंने ठीक किया, जैसे सती प्रथा बंद कराई और ये सब बंद कराया, लेकिन ये वहां उस टाइम पे लोगों को ये खटक गया कि आप ऐसा कैसा कर सकते हो, तो इस वजह से भी 1857 का रिवोल्ट हुआ। नेक्स्ट एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन, ये सब भी लोगों को अच्छे नहीं लगे। उनको लगा कि जो टेलीग्राफ के तार लगा रहे हैं तो ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि लोगों को टांग सके, उसमें इंडियन लोगों को टांग सके, और रेलवे वो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो कास्ट सिस्टम है उसको खराब कर दे। इसने रेलवे की टिकट ले ली, वो सीट पे बैठ जाएगा, कोई कास्ट सिस्टम तो रहेगा नहीं, तो इनको ये लगा। तो ये नए मॉडर्न जो इनोवेशन थे उसके भी खिलाफ थे, वो भी एक रीजन बना 1857 की रिवोल्ट। नेक्स्ट पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर मानते थे इंडियन से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इसकी वजह से भी 1857 का रिवोल्ट हुआ। नेक्स्ट करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन। होता क्या था, जो अमीर आदमी थे वो आसानी से पैसे देके छूट जाते थे ब्रिटिशर से, और गरीब आदमी को कुछ तो सिपाही भी उनके मारते थे, लूटते थे, ऐसा करते थे। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ द पुअर। वही फ्लॉगिंग का मतलब होता है कोड़े मारना, कोड़े मारे जाते थे, टॉर्चर किया जाता था, जेल में डाला जाता था, इनएबिलिटी टू पे एरियर्स ऑफ रेंट वगैरह अगर वो नहीं दे पाते थे। नेक्स्ट एक्टिविटीज ऑफ मिशनरी। 1813 के बाद बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आ गई, जिससे लोगों को लगा कि अब ये क्या करेंगी, क्रिश्चियन मिशनरी हमारे रिलीजन को चेंज करा देंगी, तो ये भी एक रीजन था 1857 के रिवोल्ट का। नेक्स्ट फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। हिंदुओं ने सोचा ये हमारे धर्म ग्रंथों का, और मौलवियों ने सोचा है हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग का अपमान कर रहे हैं। नेक्स्ट टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। इन्होंने धार्मिक प्लेसों पर टैक्स लगाना भी स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी तो बहुत ही वैसा रूल था, इसमें कहा गया था कि अगर कोई किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो आप अपने पिता की प्रॉपर्टी रख सकते हो, वरना आप अपने पिता की प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक कॉसेस की। इकोनॉमिक कॉसेस में पहला है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते थे उन सब का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। किसानों को कुछ खेत तो फिक्स कर दिए जाते थे कि इस पे आप केवल नील ही उगाओगे, तब इंडिगो की कल्टीवेशन करोगे और टी की कल्टीवेशन करोगे, और ये ब्रिटेन को सेंड कर दिए जाते थे क्योंकि इससे उनको अच्छी कमाई होती थी। नेक्स्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है इंडिया की आप पूरा पैसा उठा के कहाँ लेके जाते थे, ब्रिटेन लेके जाते थे। नेक्स्ट डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट। कॉटेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट का डिके हो गया था क्योंकि ना तो उनके पेट्रोल अच्छे बचे थे और ना ही लोग उनसे कुछ चीजें खरीदते थे। ब्रिटिशर्स की जो गुड्स इंडिया में आते थे उन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, और इंडियन के गुड्स पे हैवी टैक्स लगता था, तो इस वजह से लोगों को सस्ता चीप पड़ जाता था ब्रिटिशर्स का गुड, क्योंकि वो मशीन मेड होते थे। नेक्स्ट इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री। अब ये लैंड रिवेन्यू गल में जो सिस्टम था, उसके अलावा जो अब जो सिस्टम आया था, तो उसमें अब जो लोग तैनात होते थे तो वो किसी भी तरह फार्मर्स के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते थे, उनको बस अपने पैसे से मतलब होता था। रेवेन्यू जनरेट होता था खेती करके, तो कोई भी वो पैसा दोबारा खेतों के डेवलपमेंट में नहीं लगाया जाता था, तो धीरे धीरे मिट्टी खराब होती गई और जो छोटे किसान थे उनकी हालत और ज्यादा क्या होती गई, खराब होती गई। नेक्स्ट ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट कर लेते थे, अपनी ट्रूप्स अपनी आर्मी रख देते थे, तो उस राज्य के जो लोग पहले से ही काम कर रहे होते थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते थे, तो ये ग्रोइंग अनएम्प्लॉयड, तो फिर वो सारे लोग क्या करें, फिर कर दिया उन सारे लोगों ने 1857 का रिवोल्ट। नेक्स्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू इंडिगो कल्टीवेटर। इंडिगो कल्टीवेटर जो इंडिगो उगाते थे उनको इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाता था। अगर वो कुछ और उगा लेते थे तो उनकी फसल को बर्बाद कर दिया जाता था और उनके जानवर को उठा ले जाते थे पनिशमेंट के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। एक इनाम का मिशन आया 1852 में, लगभग 20,000 जमीनों को कब्जा कर लिया, एस्टेट्स को कब्जा कर लिया इन लोगों ने, तो इन्होंने कहा सबूत दो ये जमीन आपकी है, जब कोई दे ही नहीं पाया तो फिर उनकी लैंड पूरी क्या हो गई, कब्जा हो गई। नेक्स्ट है मिलिट्री कॉस्ट, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स को इल ट्रीटमेंट दिया जाता था, ब्रिटिशर से कम सैलरी भी दी जाती थी। नेक्स्ट जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1857। जो ब्राह्मण इंडियन ब्राह्मण्स थे तो वो बाहर जाने को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन ये जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट ने कंपलसरी कर दिया कि आपको भी बाहर जाना पड़ सकता है, ओवरसीज जाना पड़ सकता है, मतलब समुद्र के पार जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता था एक अगर ब्रिटिश सोल्जर है तो 4000 इंडियन सोल्जर्स होते थे। नेक्स्ट ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशंस। इंडिया के सोल्जर्स का जल्दी प्रमोशंस नहीं होता था, बहुत ज्यादा अगर इंडिया के लोगों का प्रमोशन हो सकता था तो सूबेदार की रैंक तक हो सकता था बस। नेक्स्ट डेप्रीवेशन ऑफ अलाउंसेस। इंडिया के लोगों को अलाउंसेस भत्ता वगैरह भी नहीं दिया जाता था, बाकी सारे जो उनको अलाउंसेस मिल रहे थे धीरे धीरे वो अलाउंसेस भी खत्म कर रहे थे इंडिया के सोल्जर्स के। नेक्स्ट पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रिटिश रूल। कई सारे वॉर हुए, जैसे अफगान वॉर हुआ, पंजाब वॉर हुआ, क्रीमियन वॉर हुआ, इसमें ब्रिटिश सोल्जर्स हार गए, तो इंडिया वालों को बिलीव हो गया कि अगर लोग यूनाइट हो जाएं तो ब्रिटिश सोल्जर्स को पक्का हराया जा सकता है। तो ये सारे हमारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉसेस हो गए। अब इमीडिएट कॉस्ट क्या था, पहले क्या होता था, आज की जैसी गन्स नहीं थी, आगे से 2 होल होते थे, सबसे पहले आपको गन पाउडर भरना होता था, उसके बाद बुलेट डालनी होती थी, तब आपको चलाना होता था। अब ऐसे में क्या था, एक फिक्स रेशियो नहीं था कितना, मतलब कैसे क्या डाले, तो हुआ क्या, नई एनफील्ड राइफल आई। अब नई एनफील्ड राइफल में था क्या, एक उसके साथ पैकेज, मतलब वही जो बारूद था उन्होंने एक पैकेज में फिल कर दिया, और उस पैकेज को दांत से फाड़ के आपको खोलना होता था, उसी पैकेट को फिर बारूद डाल देना होता था, मतलब वही फिक्स रेशियो, जो कभी कभी सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते थे तो वही फिक्स रेशियो में उसमें बारूद होता था, तो दांत से फाड़ के आपको बारूद उसमें डालना होता था, फिर गन डालनी होती थी, फिर चला देनी होती थी, ऐसे टाइम बचता था सोल्जर्स का। तो जो नई एनफील्ड राइफल लॉन्च हुई तो उसमें कहा गया इसका जो कार्टेज है, मतलब जो आप बारूद भर रहे हो उसमें, उसकी जो पैकेजिंग है उसमें काऊ के चमड़े का और पिग के चमड़े का यूज किया गया। अब काऊ इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है और जो पिग
गया उसको मॉडर्न में बहुत ज्यादा खराब माना जाता है। तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट हो गए और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ये जो न्यू एनफील्ड राइफल थी, इसी राइफल का अपोज किया था मंगल पांडे ने। वो मंगल पांडे थे कौन? मंगल पांडे थे 34th नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर कैंट के ये सोल्जर थे। इन्होंने अटैक कर दिया, फिर मंगल पांडे को बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। जैसे ही ये शहीद हुए, एक चिंगारी चाहिए थी, फिर तो पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। सबसे पहले मेरठ में इवेंट हुआ 9 मई 1857 को। 85 सोल्जर्स ने कार्टेज को यूज करने से मना कर दिया। 10 मई को सारे सिपाही मेरठ गए और जेल से अपने साथियों को फ्री करा लिया। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में सारे सोल्जर्स बहादुर शाह के पास गए और उनको एम्परर राजा घोषित कर दिया। बाद बहादुर शाह को पकड़ करके अंगून की जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो मर जाते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल इवेंट का लीड कर रही थी और उसके बाद जब वो पकड़ी गई तो वो फिर नेपाल चली गई। नेक्स्ट कानपुर में नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव के बेटे थे, वो रिवोल्ट को लीड कर रहे थे और उनकी डिफीट के बाद भी उनको नेपाल भागना पड़ गया और उनके जनरल जो तात्या टोपे थे वो कालपी आ गए। कालपी आएंगे, फिर ये रानी लक्ष्मीबाई के हेल्प करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई गद्दारों ने धोखा दे दिया, लेकिन उन्होंने बहादुरी से लड़ा। वो यहाँ पे पकड़े गए, ग्वालियर में वो लड़ाई करते हुए मर गई। तात्या टोपे जो वहाँ नाना साहब के पास से भाग के आए थे, वो पकड़े गए और उनको फांसी की सजा हो गई। अदर सेंटर्स जैसे बरेली में कौन लीड कर रहा था? तो खान बहादुर खान। बिहार जगदीशपुर में कुंवर सिंह और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लीड कर रहे थे। नेक्स्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हमने सारे कॉसेस देख लिया। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के। इसके रिजल्ट क्या? ये 4 कॉन्सिक्वेंसेस हमें पढ़ने हैं। 4 कॉन्सिक्वेंसेस में पहला कॉन्सिक्वेंसेस चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस किया गया? पहला, एंड ऑफ द कंपनी रूल। कंपनी के रूल को पूरी तरीके एंड कर दिया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लॉन्च किया गया, अब कंपनी सीधा इंडियन कंपनी के रूल को एंड करके सीधा किसके? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। फिर उसके बाद एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया 15 मेंबर का इंडियन काउंसिल का, जो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे जाके। तो इनडायरेक्ट वे में पूरी तरीके जो रूल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। इसी एक्ट में क्या किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को हटाकर वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दी गई और पहले वायसराय ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट एंड की गई थी, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और ये भी कहा गया कि अब जो रिक्रूटमेंट्स होंगी सारी ओपन कॉम्पिटिशन होंगी। नेक्स्ट, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। अब इसमें सबसे पहला था कि अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी सोशल और रिलीजियस मैटर में। नेक्स्ट, दूसरा था इंडियंस और यूरोपियंस को अब इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एजुकेशन और एबिलिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले तो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, अब कह रहे हैं एजुकेशन और एबिलिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, आप कह रहे थे 1857 में जिन्होंने रिवोल्ट किया है जनरल लोगों को पार्डन दे दी जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने किसी ब्रिटिश ट्रूप का मर्डर किया है उनको पार्डन नहीं मिलेगी, मतलब उनको क्षमा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, अपना बेस्ट ट्राई करेंगी इंडिया में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। अब ये उन वर्क्स को प्रमोट करेंगी जो लोगों की जरूरत के लिए हो, जिससे इंडिया के लोगों की प्रोग्रेस भी हो। नेक्स्ट, रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट से रिलेशन ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया? एनेक्सेशन की पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब थी और भी जो पॉलिसीज थी उनको उन्होंने हटा दिया। कुछ इंडियन प्रिंस जो 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ दिया, तो उनको गोद लेने वाला जो राइट था उनको उन्होंने फिर से वापस से उनको अलाउ कर दिया। 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया, इंडिया की महारानी का टाइटल लिया। नेक्स्ट बात करते हैं आर्मी में क्या चेंजमेंट हुए। तो आर्मी में बहुत सारे चेंजमेंट हुए 1858 के रिवोल्ट के बाद, क्योंकि वो लोग डर गए थे। पहला तो उन्होंने ये किया कि जो बंगाल आर्मी है उसमें ब्रिटिशर्स और इंडियन का जो रेशियो है 1:2, और जो मद्रास और बॉम्बे आर्मी से वहां पे 2:5 फिक्स कर दिया जाता है। मतलब उन्होंने इतना कर दिया था कि एक ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में 2 इंडियन सोल्जर से ज्यादा ना हो। जो यूरोपियन ट्रूप्स थे उन्हीं को ही, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती थी वहां पे केवल यूरोपियन ट्रूप्स को ही लगाया जाता था यहाँ पे। लेकिन वो जो पहले पॉलिसी थी कि इंडियंस को ऑफिसर नहीं बनाएंगे, वो पॉलिसी अभी भी उन्होंने कंटिन्यू रखी। और जो एम्यूनिशंस थी वो कभी भी इंडियंस के अंडर में नहीं रखी गई। जितनी भी इंडिया की आर्टिलरी यूनिट्स थी, मतलब हथियार वाली यूनिट्स थी, उन सबको डिसबैंड कर दिया गया। नेक्स्ट, कास्ट रिलीजन के बेसिस से डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने बढ़ाना कंटिन्यू कर दिया, ताकि हिंदू मुस्लिम का भी यूनिटी ना हो। फूट डालो राज करो, वो राज करते रहेंगे। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गए तो फिर ब्रिटिशर्स का भागना तय था। तो जो हमारे माइंड सेट में जो आजकल सोसाइटी में चलता है हिंदू मुस्लिम, वो सब तभी की देन है, तभी से सब इनबिल्ट किया गया है। नेक्स्ट, ऐसा भी ट्राई किया गया कुछ मेजर्स से इंट्रोड्यूस करें, जैसे कास्ट और कम्युनिटी को। और इंडियन सोल्जर्स के न्यूज़पेपर जर्नल्स को पढ़ने में बैन लगा दिया गया, ताकि वो कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में ना जान पाए। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने सारे कॉसेस और कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए। सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं, जो पॉइंट आपको पसंद हो वही एग्जामिनेशन में लिख के आना है। और ये सारे PYQs मैंने एक बार फिर से लगा दिए हैं, अब इन सारे PYQs को आप सॉल्व करो। आई होप अब इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।